Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about special leave petition. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो समझते हैं स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। देखिए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन बताया गया है विच अलाउज एन एग्रीव्ड पार्टी टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जजमेंट पास्ड बाय एनी लोअर कोर्ट मेड बी हाई कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। तो किसी भी लोअर कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है और अगर जो एक पार्टी है अग्रीव्ड पार्टी जिसके अगेंस्ट फैसला गया है, if the party is not satisfied with the decision, then it can file special leave petition in the Supreme Court. तो स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन अंडर आर्टिकल 136 प्रोवाइड किया गया है हमारे संविधान के अंदर। ये इसीलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि अगर कहीं कुछ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, यानी कि किसी केस में सारे पहलुओं को ध्यान में न रखे हुए अगर कोई फैसला सुनाया गया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इस इनजस्टिस को या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रेक्टिफाई कर पाए, या किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है और लोअर कोर्ट ने इन सारे मामलों को ठीक से स्टडी नहीं किया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इसको रेक्टिफाई कर पाए। तो स्पेशल लीव पिटीशन इसी लिए दिया गया है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट शुड हैव अवेन्यूज, शुड हैव वेज टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस इफ इट फील्स कि लोअर कोर्ट के किसी फैसले में कुछ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, यानी कि प्रॉपर तरीके से फैसला नहीं सुनाया गया आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द केस। तो उस केस में स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल सकती है। वही मैंने यहाँ बताया है कि सपोज अ हाई कोर्ट डिसमिसेज अ केस बट द पिटिशनर बिलीव्स कि उसका उस केस में कुछ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट बनता है जो हाई कोर्ट ने ठीक से सोचा नहीं या देखा नहीं, तो वो पिटिशनर स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल कर सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी ने साल 2015 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था कि व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट सीधा सीधा ये प्रश्न था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, और इस तरीके से थे। तो आंसर वुड बी सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू उस केस को अपने पास ले सकता है। किसी केस में अगर इनजस्टिस हुआ है किसी इंडिविजुअल के साथ, यानी कि फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से नहीं गए हैं, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान नहीं रखा गया, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट उस लोअर कोर्ट के फैसले को फिर स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ले सकता है और चाहे तो रिवर्स भी कर सकता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल करने का एक तरीका है, इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक राइट फॉर द इंडिविजुअल। आप स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं बस, लेकिन अगर कोर्ट को आपके केस में सब्सटेंस लगेगा, सरल भाषा में कहें तो दम लगेगा कि हाँ इसमें सच में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है या इसमें सच में कुछ फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तभी आपका केस कोर्ट एक्सेप्ट करेगी थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन। और स्पेशल लीव पिटीशन के लिए एक और प्रोविजन है कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके 90 दिन के भीतर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में अगर आप 90 दिन के बाद भी फाइल करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द डिले। स्पेशल लीव पिटीशन कुड बी फाइल्ड इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। तो ये तो बात हो गई स्पेशल लीव पिटीशन की। ये पूरा आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई जस्ट कवर्ड इट सो दैट आपको स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में यहाँ पे रिवाइज करा सकूँ। बाकी तो आपने अपने पॉलिटी क्लास में ज़रूर सीखा होगा। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन का काफ़ी सारा बर्डन है। अभी कई सारे केसेस तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। स्पेशल लीव पिटीशन के लिए जब फाइल की जाती हैं तो ज़्यादातर केसेस सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, बट जितने केसेस को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है उसकी भी बर्डन अच्छी खासी है। तो स्पेशल लीव पिटीशन वाले मामले को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व कराने के लिए हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं
जस्टिस संजीव खन्ना साहब, उन्होंने एक अलग से दिन अलॉट करने का फैसला किया है। तो एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक डेज फॉर हियरिंग ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन, ये फैसला किया है हमारे न्यू सीजीआई साहब ने। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, बट वी डिस्कस्ड व्हाट इज स्पेशल लीव पिटीशन। उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां से एक इंडिविजुअल, अगर उसको लगता है कि उसके खिलाफ कोई भी जजमेंट गलत सुनाया गया है, तो वहां से वो उस जजमेंट को रिवर्स करवा सकता है। ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं? तो स्पेशल लीव पिटीशन इज वन अमंग्स देम। उसके अलावा रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ कोई फैसला गया है किसी लोअर कोर्ट में और वो फैसला जायज नहीं है, फेयर नहीं है, तो उस केस में आप इन तमाम तरीकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द जजमेंट रिवर्स्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हर 2 महीने पे करती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये तो बात मैं आपको इकोनॉमी की क्लास में सिखाता ही हूँ। और जब हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मैं उसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करता हूँ जस्ट टू हेल्प यू रिवाइज द इंटायर कॉन्सेप्ट, ताकि आप भूले नहीं। तो ये वाला पेज तो हर 2 महीने पे मैं एक बार आपको दिखाता ही हूँ। याद कीजिए मैंने क्या बताया है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू और उस हिसाब से फिर मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में बदलाव अभी करती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। साल 2016 से पहले आरबीआई के गवर्नर अकेले ही मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया करते थे, सोलली डिसाइडेड बाय आरबीआई गवर्नर। बट साल 2016 में आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और प्रोविजन लाया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, विच इज अ 6 मेंबर बॉडी। 3 लोग आरबीआई की तरफ से, जिसमें से एक हैं आरबीआई के चेयरमैन हिमसेल्फ, और 3 लोग भारत सरकार की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर खुद ही होते हैं। और अब ये 6 मेंबर की जो बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो मिल करके मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है हर 2 महीने में एक बार। तो लास्ट टाइम अक्टूबर में हुआ था, अब फिर दिसंबर में हुआ है। क्लास में भी मैंने आपको बताया है, प्लीज ट्राई टू रिकॉल, कि यहाँ पे जो भी फैसले होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग होती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द वोट जिस फैसले के फेवर में पड़ता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। इन केस ऑफ टाई, आरबीआई गवर्नर विल हैव डिसाइडिंग वोट, यानी कि ही विल वोट वंस अगेन इन केस ऑफ टाई। तो ये तो बेसिक सी बात होगी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई। अब थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ग्रोथ रेट आया एंड इट वाज ओनली 5.4%, विच इज लो एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। हम 8% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ सीपीआई इन्फ्लेशन हैज क्रॉस द 6% का सीलिंग लिमिट। तो आपको याद आना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के हिसाब से आरबीआई इज मैंडेटेड टू कीप सीपीआई इन्फ्लेशन इन द रेंज ऑफ 4 ± 2%, दैट मीन्स 2% टू 6%। 6% से अगर ज़्यादा सीपीआई इन्फ्लेशन होता है और वो 6% से ज़्यादा रहता है फॉर 9 consecutive months, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ आरबीआई। और उस केस में आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है भारत सरकार को, एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड इट्स फेलियर। ये तो बातें आपको याद हैं। मौजूदा टाइम में क्या हो रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन हैज ब्रीच्ड 6% लिमिट और ग्रोथ जो है वो 5.4% है, यानी कि भारत के अंदर एक मॉडरेट सा स्टैगफ्लेशन सा सिनारियो बना हुआ है, लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन का। ऐसे हालत में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ना बढ़ा पा रही है ना घटा पा रही है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अगर घटाएंगे ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, बिकॉज दैट वुड बी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर अगर सॉरी, मैं बात कर रहा था रेपो रेट की। अगर रेपो रेट घटा रहे हैं तो फिर क्या होगा, एक्सपांशनरी मॉनेटरी एक्सपांशनरी पॉलिसी हो जाएगी एंड दैट माइट फर्दर पुश इन्फ्लेशन। ग्रोथ बढ़ेगा लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी आएगी। अगर रेपो रेट वो बढ़ाते हैं तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी और इन्फ्लेशन घटेगा लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ और नीचे चला जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, मॉडरेट स्टैगफ्लेशन जैसा सिचुएशन है। स्टैगफ्लेशन वेयर देयर इज हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ, इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो इसी कारण से आरबीआई ने जो रेपो रेट अभी तक चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखा है, दैट इज 6.5%।
और ये जो रेपो रेट है 6.5%, ये 11 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से लगातार यही मेंटेन कर रही है आरबीआई, क्योंकि मॉडरेट स्टैगफ्लेशन की सिनेरियो काफ़ी टाइम से बनी हुई है। तो समझिए कि पिछले 22 महीनों से 11 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से रेपो रेट यही है 6.5%। लेकिन ग्रोथ को पुश करने के लिए, इम्पेटस देने के लिए आरबीआई ने फैसला किया है कि वो सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% घटाएंगे। तो अर्लियर सीआरआर वाज 4.5%, उसको घटा करके अब 4% कर दिया है आरबीआई ने। तो इससे उम्मीद है कि लगभग 1.16 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा फंड इकोनॉमी में इन्फ्यूज होगा, कैपिटल जाएगा इकोनॉमी में, जिससे फिर इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। तो सीआरआर को रिड्यूस करना इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बावजूद भी आरबीआई ने अपने रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में कहा है कि भारत की इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अराउंड 6.6%, क्योंकि पिछले जो क्वार्टर का ग्रोथ आया वो तो सिर्फ 5.4% है। तो इस कारण से जो पहले आरबीआई की उम्मीद थी कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 7.2% से ग्रो करेगी, अब उसको थोड़ा डाउनग्रेड करके उन्होंने 6.6% कर दिया है, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट थोड़ा कम था फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन, इट वाज हार्डली 5.4%, इसलिए इसको वापस से उन्होंने डाउनग्रेड किया है। थोड़ी सी बात की जाए सीआरआर की और, तो ये लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई थी और लास्ट टू लास्ट का है, अगस्त में, फिर अक्टूबर में हुआ था, अब दिसंबर में हुआ है। तो तब से रेट यही चल रहा था। एक बार रेट पे नज़र दौड़ा लीजिए, क्या मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स चल रहे थे। रेपो रेट 6.5% जो अभी भी मेंटेन है, रिवर्स रेपो रेट, एचडीएफ रेट, एमएसएफ रेट। तो याद करने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको क्लास में कराता हूँ कि कौन से रेट ज़्यादा होने चाहिए, कौन से कम होने चाहिए, उस हिसाब से ये हैं कि नहीं। आई क्लियरली टेल यू कि रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कम होना चाहिए, उसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी कम होनी चाहिए, याद कीजिए। बट एमएसएफ रेट एंड बैंक रेट आर स्लाइटली हाइयर देन रेपो रेट, और वो दोनों एमएसएफ रेट एंड बैंक रेट आर इक्वल ऑल्सो। तो ये सारे रेट्स उसी हिसाब से हैं कि नहीं, एक बार बस यहाँ देख लीजिए, तो आपका वो जो क्लास डिस्कशन है वो फिर से कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। सीआरआर अभी काफ़ी टाइम से 4.5% चल रहा था, उसको रिड्यूस करके 4% कर दिया है, जबकि एसएलआर 18% ही है। सीआरआर क्या है, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। जिनका भी इकोनॉमिक्स हो गया है, देखिए उनको आई जस्ट होप कि सारी बातें बिल्कुल आराम से समझ आ रही होंगी। जिनका नहीं हुआ है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं, ये सब सरल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं क्रैश कोर्स में आराम से करा दूंगा। नो नीड टू वरी, दैट्स अ प्रॉमिस, डोंट वरी। तो जिनका हो गया है प्लीज लेट मी नो, आपको आराम से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थ्रू द कमेंट सेक्शन। तो सीआरआर याद कीजिए, बैंक के अंदर जो भी एनडीटीएल होता है उसका एक सर्टेन परसेंट बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो मान लीजिए कि सीआरआर चल रहा है 4%, 1,000 रुपये अगर एनडीटीएल है तो आरबीआई के पास इस बैंक को 40 रुपये कैश के तौर पे जमा करना होगा, तो बैंक के पास बच जाएगा सिर्फ 960 रुपये। नाउ इफ सीआरआर रेट गोज अप फ्रॉम 4%, सपोज इट गोज टू 5%, तो नाउ आरबीआई के पास इस बैंक को 50 रुपये रखने होंगे, तो इस बैंक के पास रह जाएंगे सिर्फ 950 रुपये। दैट मीन्स इंक्रीज सीआरआर, that means there would be lesser fund left with the bank to pass in the economy, and that would be contractionary monetary policy. Decreased CRR यानी कि अब आरबीआई के पास कम पैसा देना होगा, 4% की जगह पे अगर 3% हो जाता है सीआरआर, तो आरबीआई के पास सिर्फ 30 रुपये रखने होंगे। नाउ मीन्स बैंक विल बी लेफ्ट विथ 970 रुपीज टू पास इन द इकोनॉमी, एंड दैट वुड बी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो वही किया है अभी आरबीआई ने, क्योंकि ग्रोथ कम चल रहा है, 5.4% चल रहा है, तो इसीलिए सीआरआर को घटा करके 4.5% से 4% कर दिया है। दैट वुड बी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट विल हेल्प टू बूस्ट द ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। और भी कुछ फैसले लिए हैं आरबीआई ने इस मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में। एफसीएनआर डिपॉजिट अकाउंट्स की सीलिंग रेट बढ़ा दी है। तो अब ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि एफसीएनआर अकाउंट है क्या, समझते हैं। एफसीएनआर अकाउंट का पूरा नाम है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है दैट इज ऑफर्ड बाय इंडियन बैंक्स टू एनआरआईज, जो भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, या फिर पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारत के सिटीजनशिप वाले लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, या भारत के लोग
जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली है, उन लोगों के लिए, PIOs एंड NRIs के लिए अब एक अकाउंट ऑफर करते हैं बैंक्स, भारत के अंदर जो बैंक्स हैं, जिनको कहा जाता है FCNR अकाउंट। जो FCNR अकाउंट है, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, जिसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग या भारतीय मूल के लोग ये पैसा जमा कर सकते हैं इन एन इंडियन बैंक इन इंडिया ओनली। बट वो पैसा किसी फॉरेन करेंसी में जमा होता है, जैसे US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरोज, जापानीज येन एंड ऑल। याद कीजिए, जब मैं एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ाता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे जो NRI अकाउंट बोलता हूँ, तो NRI अकाउंट इज ए ब्रॉडर जेनरिक टर्म, उसका स्पेसिफिक नाम एक हो गया FCNR अकाउंट। तो विदेशों में रहने वाले लोग, भारत के लोग जब पैसा भेजते हैं भारत में, तो एक तरीका है भारत में पैसा भेजने का कि इंडियन बैंक्स के अंदर FCNR अकाउंट खोल दें, जो एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, दैट इज हेल्ड बाय PIO या NRIs इन इंडियन बैंक। अब इस FCNR डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर बैंक्स, इंडियन बैंक्स कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं मैक्सिमम, उसकी सीलिंग लिमिट को RBI ने थोड़ी सी बढ़ा दी है। कितना बढ़ाई है उतना फैक्चुअल डिटेल देखने की जरूरत नहीं है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट इतना बस आपको समझना है कि द इंटरेस्ट रेट या सीलिंग लिमिट की मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट कुड बी ऑफर्ड ऑन FCNR डिपॉजिट्स हैज नाउ इंक्रीज्ड बाय RBI. तो banks can offer higher interest rate on deposits by NRIs and PIOs in their FCNR accounts in Indian banks in India. इससे होगा क्या कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं इंडियन बैंक्स, तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोग भारत के अंदर ज़्यादा पैसा जमा करेंगे फॉरेन करेंसी में, तो इससे फॉरेन करेंसी इनफ्लो हमारे देश के अंदर बढ़ेगा। तो पूछा जा सकता है आपसे, FCNR अकाउंट है क्या, इस पे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। FCNR अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने या घटाने से क्या असर पड़ेगा, उस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा फैसला जो RBI ने लिया है वो है UPI बेस्ड क्रेडिट लाइन have been now allowed for small finance banks also. देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगेन like other banks only, they provide almost all kinds of banking services, बट उनके तमाम बैंकिंग सर्विसेज में थोड़ा लिमिटेशंस रहता है एज कंपेयर टू एनी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अगेन बैंकिंग सेक्टर में प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में डिटेल में करा दूंगा, राइट, फैक्चुअल चीज़ें हैं कि कितने तरह के बैंक्स एंड ऑल्सो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो यूपीआई के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इट्स इंटरफेस फॉर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। अब यूपीआई तो एक इंटरफेस है, बट कई सारे ऐप्स हैं जो इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और भीम भी है। भीम इज इनफैक्ट डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये जो यूपीआई है, इसको डेवलप किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन ईयर 2016। एनपीसीआई को आरबीआई ने बनाया है इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। तो अब यूपीआई बेस्ड क्रेडिट लाइन्स हैव बीन अलाउड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आल्सो एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो यूपीआई बेस्ड क्रेडिट लाइन्स क्या है? देखिए, कोई भी बैंक अभी तक क्या कर सकता है कि एक अपने कस्टमर्स को वो अब एक क्रेडिट लाइन दे सकता है। मैं आराम से समझाता हूं। आपने मान लीजिए किसी बैंक से एक तरीका है कि जाकर के 10 लाख का लोन ले लिया। तो 10 लाख का लोन लेने से क्या होगा कि जिस दिन आप लोन लोगे उसी दिन से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, उसी दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको उस 10 लाख की जरूरत 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद हो और एक बार में ना हो, थोड़े थोड़े अमाउंट की एक बार में जरूरत हो। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपको 10 लाख की जरूरत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट यूज करना है आपको, कभी 2 लाख का पेमेंट करना है, कभी 4 लाख का पेमेंट करना है, कभी 3 लाख का पेमेंट करना है। लेकिन आपने अगर एक बार में 10 लाख लोन ले लिया तो 10 लाख पे तो इंटरेस्ट आपको पहले दिन से देना पड़ जाएगा। तो इसलिए पिछले साल सितंबर 2023 में आरबीआई ने अलाउ किया था जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, लार्ज स्केल बैंक्स, कि आप क्रेडिट लाइन फिक्स कर दीजिए। अगर 10 लाख का कोई लोन लेना चाहता है लेकिन एक बार में पैसा नहीं निकालना चाहता है, तो आप उसको 10 लाख का क्रेडिट लाइन फिक्स कर दीजिए कि ठीक है, आपको 10 लाख का लोन हम लोगों ने अप्रूव किया, लेकिन आप जितना पैसा निकालते जाओगे उसी पैसे पे इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। जैसे पहले बार में 2 लाख निकाले तो 2 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर 4 लाख निकाले तो 4 लाख और, यानी कि टोटल 6 लाख पे इंटरेस्ट देना होगा। तो दैट इज हाउ यूपीआई बेस्ड क्रेडिट लाइन्स फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स वेर अलाउड इन 2023।
कि आपको 10 लाख का लोन मिल गया, तो अब आप यूपीआई के थ्रू मान लीजिए 2 लाख का तुरंत सामान खरीद के पेमेंट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, लोन अकाउंट में है, बट वहां से आप 2 लाख पेमेंट कर सकते हैं। फिर 4 लाख का सामान खरीदा तो वहां से आप 4 लाख का पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज हाउ यूपीआई बेस्ड क्रेडिट लाइंस वर्क। कि आपको 10 लाख का क्रेडिट मिल गया है, क्रेडिट लाइन मिल गया 10 लाख का, लेकिन आप जब चाहें यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। जब आप अपना पहला सामान खरीदेंगे 2 लाख का पेमेंट करेंगे, तब आपका 2 लाख का लोन होगा और उस पर इंटरेस्ट शुरू होगा। सो दिस यूपीआई बेस्ड क्रेडिट लाइंस वेयर अलाउड फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स की वो दे सकते हैं अपने ग्राहकों को, ये फैसिलिटी दे सकते हैं। ये सितंबर 2023 में ही आरबीआई ने अप्रूव कर दिया था। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी यूपीआई बेस्ड क्रेडिट लाइंस अलाउ कर दिए हैं आरबीआई ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अष्टलक्ष्मी महोत्सव। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या है, उसके पहले जरा ये समझिए, जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है अष्टलक्ष्मी, 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और इन 8 स्टेट्स की अष्टलक्ष्मी की वाइब्रेंट कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि एक महोत्सव मनाया जाएगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। इसका पहला एडिशन, इनॉग्रल एडिशन 6 से लेकर के 8 दिसंबर तक मनाया जा रहा है एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो भारत मंडपम के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। पिछले साल जब G20 समिट हुई भारत के अंदर, तो दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हॉल सा बनाया गया, जहां पे कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर भारत के अंदर हो रहा है तो उसको यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि भारत मंडपम को बनाया गया है ताकि भारत के अंदर कॉन्फ्रेंस टूरिज्म प्रमोट हो। उसके बाहर में ऐसे नटराज स्कल्पचर को स्टैब्लिश किया गया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए 1949 में उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि 7 दिसंबर को हम लोग फ्लैग डे, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट करेंगे। इसका मकसद क्या होगा? इस दिन सिविलियन पॉपुलेशन के पास चांस रहेगा, हमारे आपके जैसे सिविलियन पॉपुलेशन के पास चांस रहेगा कि हम लोग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स के वेलफेयर के लिए कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो जनरल पॉपुलेशन लाइक अस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल फ्लैग्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। उसके बदले में हम कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे एंड दैट मनी विल बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स पर्सनल्स। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज सुनाई रोपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। न्यूज में है, असम का टॉपिक है, देख लीजिए, वन लाइनर फैक्चुअल है। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहली बार फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है ऑफ प्रेजेंस ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इन सोनाई रोपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। ये सोनाई रोपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी ओवरऑल एरिया लगभग 175 स्क्वायर किलोमीटर की है। इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1998। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस इंटेलिजेंस लगा करके गेस करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट तो मैंने बताई है, दूसरे पे सोचिए। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, रसिया ने जो हाल फिलहाल में अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट की है, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 1। कन्वेंशनल अटैक के अंदर भी वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। वर्ल्ड ड्रॉट एटलस में ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सोली ऑन द एग्रीकल्चर इंपैक्ट्स ऑफ द ड्रॉट, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब तो सही है। अच्छा, एलिमिनेशन टेक्निक्स कभी मत भूलना। अगर आप सर्टेन हो कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सोली तो एग्रीकल्चर इंपैक्ट के कारण ही, तो एक बार फिर जाकर के ऑप्शन देखो, आपको समझ आ जाएगा कि बाकी 3 में तो सेकंड स्टेटमेंट है ही, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर बी ही होगा, राइट। इवन इफ यू आर नॉट सर्टेन अबाउट अदर स्टेटमेंट्स बट यू आर सर्टेन कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उसके बेसिस पे भी ऑप्शन देख लिया करो। कभी कभार तो सीधा सीधा जवाब मिल जाता है, कभी कभार कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपके सही जवाब पाने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ रही है कम से कम। प्रोवा 3 मिशन, यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।